हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट के बारे में, जिसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की, मतलब ये पूरे की पूरा सिचुएशन है क्या, पूरा का पूरा मसला क्या है। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005, करेंट क्या रूलिंग हुई है, क्या जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट सरकार का क्या स्टैंड रहा है इस पूरे के पूरे मामले में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, और साथ ही साथ स्कूल ऑफ हिंदूज लॉ। मानी इस जजमेंट में कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं या फिर सुर्खियों में आए हैं, तो एज ए स्टूडेंट हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम समझेंगे कि पैतृक संपत्ति का डेफिनेशन क्या है और स्कूल ऑफ हिंदूज लॉज क्या होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इसके इम्पैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि बेटों पर क्या इम्पैक्ट होगा, बेटियों पर क्या इम्पैक्ट होगा, और ओवरऑल समाज पे इस पूरे के पूरे जजमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा और हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में। तो देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो एक स्कूल ऑफ लॉज होते हैं। उसमें एक मितक शरा स्कूल ऑफ लॉ है, उसी का जो हिंदू लॉ है उसको कोडिफाई कर दिया गया है। इसी को हम कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, जो कि डील करता है कि सक्सेशन कैसे होगा, इनहेरिटेंस कैसे होगा, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, काइंड ऑफ थिंग्स। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल एयर्स, मतलब कि जो पुरुष हैं, सिर्फ उन्हीं को पैतृक संपत्ति में दावेदार माना गया है। महिलाओं का कोई अधिकार यहाँ पे नहीं है। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी में राइट का जो अधिकार है, ये सक्सेशन एक्ट वाला, ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, जो बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, जैन्स हैं, या जो फॉलोअर है आर्य समाज, ब्रह्मो समाज के, या फिर जो हिंदूज़ हैं, उनके लिए ये पूरा का पूरा एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। इनके पर्सनल लॉ को जो है वो कोडिफाई किया गया है। ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता मुस्लिम्स पे, क्रिश्चियन पे, पारसी पे और जूस पे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि किसी भी फैमिली में, जैसे कि एक पिता है, उनके बहुत सारे बेटे हैं, तो ये जो संपत्ति है ये आपस में बांटी जाएगी, मतलब एक शेयर की जाएगी, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी ना, तो इसको हम कोपैशनरी बोलते हैं, यानी कि हम वारिस, एक ही नहीं बहुत सारे वारिस हैं, ये आपस में प्रॉपर्टी को इक्वली शेयर करेंगे, तो डैट इज कॉल्ड अ टर्म कोपैशनरी। अब हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, यानी कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005। मैंने आपको पहले ही बताया हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे जो सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था, उसको अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद महिलाओं यानी कि बेटियों को भी कोपैशनर बनाया गया। मतलब जितना हक बेटों को है उतना ही हक बेटियों को भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक फादर हैं, जन्म जैसे ही इनका बेटा जन्म हुआ तो बाय बर्थ इसको जो है वो पैतृक संपत्ति में हक मिल गया, ठीक है। अब अगर इनकी बेटी होगी तो बेटी को भी बाय बर्थ जो है इनके पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। तो सेक्शन 6 को अमेंड करके बेटियों को भी जो है पैतृक संपत्ति में बराबर का वारिस बनाया गया, मतलब कोपैशनर बनाया गया, हम वारिस बनाया गया। सिर्फ संपत्ति में ही नहीं, अगर पिता के पास कोई ऋण है, मतलब पिता पे कोई डेट है, तो ये कहते हैं ना कि पिता का जो कर्ज है वो बेटा चुकाता है। तो अगर बेटियां चाहती है कि संपत्ति में उनको हक मिले, तो एट द सेम टाइम अगर उनके पिता का कोई कर्ज है तो वो भी उनको चुकाना होगा। तो अगर इक्वालिटी चाहते हैं तो ऑन बोथ फ्रंट्स, राइट एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक और चीज़ जो यहाँ पे थी वो ये थी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन होता है वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, पर यहाँ समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपके पिता को उनकी प्रॉपर्टी उनके पिताजी से मिली, तो जो प्रॉपर्टी उनके पिताजी से मिली वो तो उनका पैतृक संपत्ति हुआ आपका, बट पिता ने जो अपने लाइफ टाइम में जो प्रॉपर्टी अर्न की है उस पर आपका कोई हक नहीं है, उस पर आपके पिताजी का हक है। तो पिताजी अगर चाहें तो विल के थ्रू प्रॉपर्टी बांट के जा सकते हैं बेटा और बेटियों में बराबर, चाहे तो नहीं भी जा सकते, सिर्फ बेटे को दे सकते हैं या बेटी को दे सकते हैं, या किसी को ना दे के किसी ट्रस्ट को दे सकते हैं। तो उस पर कोई भी बेटा या बेटी जो है वो राइट नहीं लगा सकता, क्योंकि ये पिता का प्रॉपर्टी था, पिता ने अपनी मर्जी से किसी को भी दे दिया। लेकिन पिता को जो अपने पिता से मिला था, जिस पे आपका हक है, उस पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर का हक होगा। और एक और चीज़, अगर पिता बिना
पिताजी की डेथ हो गई बिना विल के ही, उन्होंने अपने संपत्ति के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं किया कि मैं किसको देना चाहता हूँ, तब यहाँ पे वापस से दोनों बेटा और बेटी का बराबर हक होगा। अगर उनकी डेथ बिना विल के होती है, तो अगर उन्होंने अपना जो है वो बिना विल बनाए ही वो उनकी डेथ हो गई है, इन दैट केस। तो ये था, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या हो गई ना कि 2005 का जो अमेंडमेंट था, इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग जो कोर्ट केस थे उसमें अलग अलग हुआ। जैसे कि 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्रकाश वर्सेस फूलवती केस। इसमें क्या क्या कहा गया कि जो बेटियां हैं, मतलब जो डॉटर्स हैं, उनका राइट उस प्रॉपर्टी पे तभी है जब उनके पिता जीवित थे 9 सितंबर 2005 को। मान के चलिए कि एक डॉटर है, वो चाहती है अपने प्रॉपर्टी पे, अपने पिता के पैतृक संपत्ति पे वो हक चाहती है, लेकिन उनके पिता की जो डेथ है वो 9 सितंबर 2005 से पहले ही हो गई। तो उस जजमेंट में ये कहा गया कि तब वो हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट है, ये तो 2005 में हुआ, ठीक है, और उनके पिता की जो मृत्यु हुई इससे पहले ही हो गई, तो आप इस पर क्लेम ही नहीं कर सकते। उसके बाद एक दूसरा जजमेंट आया, इसमें जस्ट अपोजिट कहा गया। इसमें यह कहा गया, इस केस में, इस जजमेंट को कहते हैं धनामा वर्सेस अमर केस, ये 2018 में आया था। इसमें यह कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाय बर्थ आपको राइट मिला है तो आपका भी संपत्ति पे हक होगा, भले ही पिताजी अमेंडमेंट से पहले जीवित थे या फिर नहीं थे। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, दो जजमेंट, कुछ एक जजमेंट कुछ और कह रहा है, दूसरा जजमेंट कुछ और कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जज बेंच जो है उसका गठन किया इस पूरे के पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या था कि क्या ये अमेंडमेंट बैक डेट यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली प्रभावी माना जाएगा अपनी पिछली तारीख से। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, ये बैक डेट से लागू होगा। यानी कि अगर अब अमेंडमेंट से पहले ही आपके फादर की डेथ हो गई, किसी के फादर की डेथ हो गई, तो ज़रूरी नहीं है कि उस मतलब अमेंडमेंट से पहले या बाद में वाली बात अब रही ही नहीं। ये 1956 में ये लॉ आया था और बाय बर्थ आपको ये राइट मिला है, तो आप इसके वारिस हैं। अमेंडमेंट से कोई मतलब नहीं आपके पिता उस टाइम पे जीवित थे या नहीं थे, बाय बर्थ, बाय जन्म ही आपको ये राइट मिल गया है कि आप हम वारिस हैं, आप पैतृक संपत्ति के बराबर हकदार हैं। ठीक है, तो ये अभी का ये पूरा का पूरा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का बेटों के बराबर अधिकार होता है, और ये जो अधिकार है वो जन्मजात है, यानी कि बाय बर्थ है। इसका अमेंडमेंट डेट से कोई लेना देना नहीं है, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, मतलब बैक डेट से ये लागू होगा। हमने करंट जो रूलिंग है इसको समझ लिया। अब हम गवर्नमेंट के स्टैंड के बारे में बात करते हैं कि सरकार का इसमें क्या कहना था। तो जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है यानी कि तुषार मेहता जी, उन्होंने इस पूरे के पूरे जजमेंट को सपोर्ट किया है, ये कहते हुए कि ये महिलाओं को जो है वो समान अधिकार देता है। साथ ही साथ उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है मितक शारा कोपैशनरी 1956 लॉ को, ये कहते हुए कि ये जो है वो भेदभाव करता था जेंडर के आधार पे, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था, और जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं संविधान के द्वारा अंडर आर्टिकल 14 to 18 उसको ये वायलेट करता था। अब हम समझते हैं डेफिनेशन की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, पैतृक संपत्ति क्या होती है। तो देखिए, इसमें 3 पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है। आप हैं, आपके पिताजी, आपके पिताजी को उनके पिताजी से संपत्ति मिली, मतलब आपके दादाजी से, और आपके दादाजी को उनके पिता से संपत्ति मिली, यानी कि आपके परदादाजी से। तो ये 3 जनरेशन हो गया, इसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति। ठीक है, इस पैतृक संपत्ति पे आपके पिताजी अगर अपने लाइफ टाइम में कुछ अर्जित किए हैं तो वो पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं है, वो इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको पहले कहा कि अगर वो अपना विल जो बना के जाते हैं उसके हिसाब से वो बांट सकते हैं। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जन्मी अर्जी है, ये इनको एज अ राइटफुल उनको अपने मतलब पैतृक तौर पे उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम कहते हैं जो 3 जनरेशन ऑफ जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है, 3 जनरेशन का, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको विल वाली बात बताई, आई थिंक आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर पहले ही, कि अगर वो बिना विल के अगर उनका देहांत हो जाता है तो फिर तो बराबर का मिलेगा दोनों को। लेकिन अगर उन्होंने विल में क्लियरली डिफाइन किया है कि मैं अपने बेटा या बेटी या फिर किसको मैं कितना देना चाहता हूँ, तो उस पर कोई भी, या चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उस पर कोई हक नहीं जता सकता। तो हमने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी समझ लिया कि ये 3 पीढ़ियों का होता है। अब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ हिंदूज लॉज। जैसे कि सोलिसिटर जनरल ने क्रिटिसाइज़ किया ना मितक शारा लॉ स्कूल को, तो हम समझते हैं कि कितने तरह के स्कूल ऑफ लॉज होते हैं जो अभी वैलिड हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को समझते हैं, मितक शारा लॉ स्कूल। ये क्या है, ये जो टर्म है ये कहाँ से आया है? ये एक अग्निवल्क्य स्मृति है, वहाँ पे एक कमेंट्री यानी कि व्याख्या लिखा गया है
विजनेश्वरा के द्वारा, वहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म आया है, वहीं पे ये सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन की गई है। ये भी जो है वो अलग अलग सब डिवाइडेड है, जैसे कि बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और द्रविड़ स्कूल। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही पुत्र का जन्म होता है उसका पैतृक संपत्ति पे अधिकार हो जाता है बाय बर्थ, जो अभी के लॉज में है। यानी कि हिंदू स्कूल ऑफ लॉ तो इसी को फॉलो करता है ना, तो बाय बर्थ जो है बेटे का हक हो जाता है, बेटे का। सक्सेशन अमेंडमेंट कब हुआ है? 2005 में। तो ये जो लॉ है ओरिजिनली कहता है सिर्फ बेटे का हक होगा बाय बर्थ। साथ ही साथ जब पिता जब उनके लाइफ टाइम में, मतलब जब पिता जीवित हैं, तभी से पैतृक संपत्ति पे हक है, उस हक को वो एंजॉय कर सकता है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो शेयर होता है हम वारिसों का, वो कोई डिफाइन नहीं होता क्लियरली कि किसका कितना होगा और कौन की अपने संपत्ति को बेच सकता है यानी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ये सब कोई क्लियरली डिफाइन नहीं होता। और एक और चीज़ है कि अगर किसी के मतलब कोई वाइफ है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो बंटवारे में हिस्सा नहीं ले सकती। या वो उसका हिस्सा तभी तक है जब तक उसका हस्बैंड है या फिर उसका बेटा है, वो अपने लेवल पे कभी भी हिस्सा नहीं मांग सकती। मतलब महिलाओं को यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है। अब हम बात करते हैं दया भागा लॉ स्कूल के बारे में। ये जो टर्म है ये जिमुतवाना से आया है, जिमुतवाना से। ये एक टेक्स्ट है, ये वहाँ से लिया गया है। ये जो है मेनली ऑब्जर्व किया जाता है बंगाल और असम में। यहाँ पे क्या होता है ना कि बेटों को ऑटोमेटिक अधिकार नहीं मिलता बाय बर्थ। यहाँ पे क्या था कि जैसे ही बेटा जन्म लिया उसको अधिकार मिल गया, वो वारिस बन गया। यहाँ पे बेटा तब वारिस होगा जब पिता की मृत्यु होगी, यानी फादर के डेथ के बाद ही जो है वो प्रॉपर्टी बेटे के हाथ में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जब फादर जब तक जिंदा है अपने लाइफ टाइम में, वो बेटा जो है उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं जता सकता, उसको एंजॉय नहीं कर सकता। और क्योंकि और यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसके डेथ के बाद आती है, तो यहाँ पे जो इतने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब मान के चलिए एक पिता है 4 बेटे हैं, तो सबका हिस्सा प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइंड रहता है कि किसका कितना हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे भी महिलाओं को कोई हक नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को इसलिए कोई हक नहीं है क्योंकि जब तक पिताजी जीवित है तब तक बेटों को ही हक नहीं है, तो महिलाओं को कहाँ से, उसकी बीवी को कहाँ से मिलेगा। तो दोनों में ही महिलाओं को कोई हक नहीं था। और इसी जो मितक लॉ ऑफ स्कूल है, इसी को कोडिफाई किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। और 2005 में इसमें अमेंडमेंट करके महिलाओं को भी ऐड किया गया। और अभी का जो जजमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो राइट है वो बाय बर्थ है। ये अमेंडमेंट किस दिन को हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है, और जितना हक बेटों को है उतना ही हक बेटियों को भी है। और सिर्फ हक ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो बेटों पे क्या पड़ेगा। तो बेटों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका वो भी हम वारिस है, उनके राइट्स को कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बेटियों को मिला तो बेटों को नहीं मिलेगा, उनका जितना राइट है उतना ही रहेगा। यहाँ पे बस इतना है कि जो बेटियाँ का जो अधिकार है उसको विस्तार किया गया है, ठीक है। अब बेटियों की हम बात कर लेते हैं कि उनको क्या एडवांटेजेस होंगे या फिर उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। दहेज प्रथा जो है वो कानूनन अपराध है। समाज ने दहेज लेना बंद हो गया क्या? अभी भी लिया जा रहा है। तो इस तरह की संपत्ति में अधिकार है, लेकिन कितने % ऑफ फीमेल्स जो हैं वो उस अधिकार को क्लेम करती हैं? बहुत ही कम। कितनी है जिनको पता है कि उनके पास इस तरह के अधिकार हैं? बहुत ही कम। जिनको पता है वो क्लेम नहीं करती, बहुतों को पता ही नहीं है। और जो क्लेम करती है उनकी सिचुएशन भी बहुत ही अजीब हो जाती है, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में वो आ जाती हैं। तो ये कहना कि जस्ट बिकॉज राइट्स बन गए, लॉज बन गए, तो ज़मीन पे पूरा का पूरा जो रियलिटी है वही चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमको बहुत ही मल्टीपल फ्रंट्स पे काम करने होंगे। होता क्या है ना कि जो पैट्रियार्कल सोच है वो सिर्फ पुरुषों में नहीं होती, महिलाओं में भी होती है। तो यहाँ पे मेन जो बात है वो यही है कि महिलाओं को भी लगता है कि दहेज में तो हमें पैसे मिल ही गए, हमारा जो हिस्सा था वो हमें दहेज में मिल गया, तो अब हम किस मतलब मुंह से पैतृक संपत्ति में हक मांगे। और ये भी उनको रहता है कि शादी में अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें वापस मायके या फिर भाई ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो जो रिलेशन है वो नहीं ख़राब करना चाहते हिस्सा मांग के। ये एक पैट्रियार्कल सोच है जो हर किसी में होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मर्दों में हो, ये महिलाओं में भी होती है। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके पास ये राइट भी है क्लेम करने को, भले ही वो चाहें भी तो उनको मालूम ही नहीं। तो एक अवेयरनेस के जगह पे भी एक प्रॉब्लम है कि महिलाओं को मालूम ही नहीं कि उनके पास ये राइट भी है। और तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको राइट ही मिलेंगे। अगर आप इक्वालिटी चाहती हैं तो आपको टू वे फ्रंट होता है। ये नहीं होगा कि सर आप प्रॉपर्टी में राइट लीजिएगा, अगर पिता का ऋण है तो वो भी आपको चुकाना होगा।
तो डॉटर्स पे ये हमने सारी बातें की। अब एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक्सेस टू प्रॉपर्टी है यानी कि प्रॉपर्टी का जो राइट है वो वुमन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। यानी कि एम्पावरमेंट का मतलब ही होता है आपके चॉइसेस की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ाना। तो अगर इकोनॉमिकली फीमेल एम्पावर्ड हैं तो वो अपने जीवन से संबंधित निर्णय को ले सकती हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो आएगी उनमें। दूसरी चीज़ है कि ये जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है और बेटों को बेटियों के बराबर। थर्ड थिंग ये है कि बहुत टाइम होता है कि कोई भी जो महिला है वो किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप है, मान के चलिए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही है, बट फिर वो ये सोच के उस शादी में रह जाती है कि हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, वापस से हमको मायके जाना होगा। तो अगर इस तरह का उनको ये एक्सेस टू प्रॉपर्टी रहेगा, प्रॉपर्टी में राइट रहेगा, तो उनके लिए एक एग्जिट रूट का काम करेगा कि वो उस तरह के रिलेशनशिप को छोड़ सकती है क्योंकि उनके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। फोर्थ थिंग इज़ कि ये जो जजमेंट है ये इंश्योर करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो इक्वालिटी टू वुमेन इन पर्सनल लॉज हैं उसको, मतलब महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं संवैधानिक, उसको ये वापस से रीअश्योर करता है, ये पूरा का पूरा जजमेंट। अब हमने एडवांटेजेस के बारे में तो बात कर ली, अब कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, अवेयरनेस। बहुतों को मालूम ही नहीं कि ये लॉ भी है। सेकेंड थिंग, ये जो पैट्रियार्कल थिंकिंग है कि हमें चाहिए ही नहीं या फिर कि ये गलत है, हम अगर हिस्सा मांगेंगे तो हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें। तो इसमें आपको ये जो थिंकिंग है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स को तो मिलता है, ये महिलाओं को तो मिलता है अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005। क्रिश्चियन और पारसीज को भी मिलता है अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925। लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं, चाहे वो सिया हो या सुन्नी, उनका कोई भी प्रॉपर्टी राइट पे हक अभी तक कोई कोडिफाइड नहीं है। तो समाज में अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम एक्सक्लूड करके बात करें। तो ज़रूरी ये है, जेंडर इनइक्वालिटी का जो इशू है इसको हम तब तक एड्रेस नहीं कर सकते जब तक पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, पूरा का पूरा जो सोसाइटी है एज अ होल एक जैसा हो, मतलब सारी महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट हो, सारी महिलाओं को सेम राइट हो इन पर्सनल लॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इन अ वे वो अब्यूज़ का सामना करते ही रहेंगी, चाहे इस तरह से या उस तरह से। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं at isakudlam.edu@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।